उसका देखो हम लोग क्रीप से ही शुरू करते हैं। कल हमारा सेशन इससे पहले तक हो चुका है। तो मैं क्रीप ये आपकी हम मटेरियल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अभी, और इस प्रॉपर्टीज में मैं विषय कवर करने के बाद आपका फाइनली क्रीप पे पहुंचा हूँ। तो बेसिकली व्हाट इज क्रीप, है ना। तो क्रीप की जब बात करते हैं तो आप हिंदी में अगर बोलना चाहो, आप पहले याद रखने के लिए कि आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसमें क्रीप होती जाती है, खुद के वजन से वो दबता चला जाता है। इसीलिए उसकी हाइट जवानी में उसकी हाइट 6 फीट होती है, बूढ़े होते होते उसकी हाइट 5, 8, 5 में हो जाती है। तो क्या है बेसिकली वो क्रीप है, मतलब टाइम के साथ, टाइम कितना लॉन्ग टर्म, ईयर्स, इन ईयर्स। तो टाइम के साथ अगर आपकी हाइट कम हो रही है, किसी की लेंथ या इंक्रीज या डिक्रीज दोनों मान सकते हैं आप, तो उसको क्या बोलते हैं क्रीप। लेकिन वेट क्या रहना चाहिए, वो आपका लगभग कांस्टेंट ही रहना चाहिए, वो आपका चेंज ना हो। तो कांस्टेंट वेट को हम बोलते हैं सस्टेन लोडिंग, है ना। जो सस्टेन करे, सस्टेन लोडिंग, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट लोडिंग है आपकी। तो यहाँ पे देखो मैं डेफिनेशन से जाता हूँ आपका, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन, है ना। और ये डिफॉर्मेशन परमानेंट होगा, रिकवर नहीं होगा। एक बार जब क्रीप हो गई किसी मटेरियल में तो उसकी जो डिफॉर्मेशन है वो फिर से रिकवर नहीं होगी। और कंक्रीट के केस में हम जब पढ़ते हैं तो कंक्रीट में क्रीप को हम स्पेशली कंसीडर करते हैं, तो वहां पे सिर्फ कंप्रेशन को ही बात करते हैं, कंप्रेशन की, क्योंकि उसमें शॉर्टनिंग ही होता है। कॉलम में क्रीप की बात करते हैं, कंक्रीटिंग के जो मेंबर्स है उसमें क्रीप की बात करते हैं, तो वहां सिर्फ शॉर्टनिंग होती है। आपका कोई भी ब्लॉक होता है उसमें सिर्फ लेंथ डिक्रीज ही होती है, तो वहां पे हम लोग सिर्फ कंप्रेशन की बात करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्टील, तो जब आप क्रीप की बात करते हैं तो ये टेंशन और कंप्रेशन दोनों से रिलेट करके हम पढ़ते हैं। तो कल जो हमारा क्वेश्चन था कि आपका विदाउट इंक्रीज इन लोड विद टाइम इफ स्ट्रेन अकर्स देन इट इज क्रीप। सो आपका एक क्रीप क्लियर होता है। अब क्रीप किस किस पे डिपेंड करता है ये हम पढ़ेंगे। तो क्रीप जो फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है फैक्टर्स है आपके, फर्स्ट है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, कि आपका लोड का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना लोड उस पर प्लेस्ड है। तो सपोज जैसे ये बार लगा हुआ है ना, ये बार लगा हुआ है, इस पे मैं ये पी लोड लगा के छोड़ दिया, ये लोड आपका 1 साल या 2 साल लगा रहेगा यहीं पे। तो इस लोड का अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतना ही उसमें क्रीप ज्यादा होगा, उसका लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगा। दूसरा आपका टाइप ऑफ लोड, कैसा किस टाइप का लोड है आपका, कंसंट्रेटेड है, यूडीएल टाइप है, या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उस पर वो डिपेंड करेगा। तो टाइप ऑफ लोड पे भी वो डिपेंड करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, ये दूसरे फैक्टर को आप इतना नहीं पूछा जाएगा, तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम। और कंक्रीट की जब बात करते हैं वहां हम बोलते हैं एज ऑफ लोडिंग, है ना। तो वहां से हम क्रीप फैक्टर्स भी निकालते हैं, क्रीप कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो टाइम है, तो जितना टाइम ज्यादा होगा, आप बेसिकली खुद समझ सकते हैं, जितना टाइम ज्यादा होगा, जितना टाइम ज्यादा है लोड लगा रहा है, उतना ही ज्यादा इसमें डिफॉर्मेशन होता रहेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं हम लोग कि क्रीप इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग, क्रीप इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। और अब चौथा पॉइंट आता है टेम्परेचर, है ना। अब टेम्परेचर को लेके हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मटेरियल की जो विस्कोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो वो इजीली क्या है कि जैसे लोड लगेगा तो उसमें इजीली डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि उसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो इजीली आपस में डिफॉर्म हो जाएगी। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो आपका क्या है, क्रीप जो है वो इंक्रीज होता है। तो चारों फैक्टर्स आपको ध्यान रहे। अब क्रीप के बाद मैं आगे लेके चलता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्रीप में जो डिफॉर्मेशन होगा वो रिकवर नहीं होगा। अब अगर सिंपली बात करते हैं कि भैया आप क्रीप, सिर्फ क्रीप को मत देखो, आप सिंपली लोड लगाया, लोड लगाते ही डिफॉर्मेशन होगा और फिर टाइम के साथ और डिफॉर्मेशन होगा, दोनों को एक ही केस में अपन लेके जब देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमने ये इस बार पे लोड लगाया पी, है ना। तो मैंने लोड लगाते ही मेरा डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि लोड लगाया डिफॉर्मेशन होना तो ऑब्वियस है। तो जो डिफॉर्मेशन हुआ दैट इज डेल्टा ई, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन जब इसको मैं 1 साल या 2 साल लगा के रखा मैंने, या 6 महीने लगा के रखा कुछ टाइम के लिए, तो क्योंकि ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है तो विद इन सेकेंड आ गया, है ना। लेकिन इसके बाद जो डिफॉर्मेशन आएगा दैट इज क्रीप, क्योंकि वो लोड लगा रहा तो उसमें डिफॉर्मेशन होता रहा। अब क्या होगा कि जब आप ये लोड हटा देंगे, 2 साल बाद ये लोड हटा देंगे, तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा कि आपका जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन था, ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन था ये वाला, है ना, ये वाला इतना सा जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है ये तो फिर से रिकवर कर लेगा। लेकिन ये जो क्रीप है ये रिकवर नहीं होगा। मतलब ये जो नया बार मिलेगा आपको 2 साल बाद, वो किस लेंथ का मिलेगा, इस लेंथ का, जिसमें ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये क्या है आपकी क्रीप डिफॉर्मेशन विच इज परमानेंट। क्लियर, आगे चलो। हेलो हेलो। यस सर आपने ऊपर यस यस बोलिए। सर आपने ऊपर बोला था कि जो मेंबर्स होते हैं उसकी जो साइज होती है छोटी होती है क्रीप के अंदर।
तो सर यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ पे जो लेंथ ना ना होगी ना नो वो बड़ी चाहिए। सर अभी आपने मेंबर्स, सुनो सुनो सुनो, व्हाट आई टोल्ड, मैंने ये बोला था आपका कि जब कंक्रीट की बात करते हैं ना, किसकी, कंप्लीट। कंक्रीट की, हाँ जो हाँ हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में पढ़ रहे हैं, है हाँ ना, हाँ तो कंक्रीट में जनरली हमारे जो मेंबर्स है ना, वो कॉलम होता है, फुटिंग होता है, तो मेनली जो सारा वेट होता है वो इन्हीं पे आता है ना, क्योंकि कॉलम पे, एक कॉलम पे दूसरा कॉलम, इस तरीके से अगर 10 स्टोरी बिल्डिंग है ना, तो नीचे वाले कॉलम पे सबसे ज्यादा वेट होगा। लेकिन वहां पे जो बीम्स है वो क्या, फ्लेक्सिबल मेंबर, वो सिर्फ एक फ्लोर का स्लेब को ही बियर करता हाँ। है ना, तो वहां पे जो मेनली कॉलम्स है, मेनली कॉलम्स और फुटिंग्स, उसमें जो कंक्रीट है, उस कंक्रीट में क्या होता है, टाइम के साथ साथ उसमें थोड़ा डिफॉर्मेशन होगा, आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स उसमें आपको एक डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इवन आप मेजर भी कर पाएंगे। तो वहां पे सिर्फ कॉम्प्रेशन के केस में ही डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है टाइम के साथ, कंक्रीट के केस में। लेकिन इन जनरल जब हम बात करते हैं, इसमें हम कंक्रीट प्लस जो हमारी मशीनरीज है ना, क्योंकि मशीनरीज है या कोई हैंगिंग क्रेन से, इनमें क्या है कि आपके टेंशन के साथ भी लेंथ इंक्रीज होती है विद टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग। तो दोनों केस में जनरली दोनों के लिए तो, लेकिन जब कंक्रीट की बात करते हैं तो सिर्फ कंप्रेशन की हम वहां पे पर्टिकुलर फोकस कर लेते हैं। ओके सर ठीक। ठीक है ना, लेंथ इंक्रीज हो, कल कल हम लोग इसी पे डिबेट कर रहे थे कि हम ये बात कर रहे थे कि मैं ये बोल रहा था कि नहीं लेंथ छोटी होनी चाहिए, लेकिन एक हमारे अच्छे स्टूडेंट ने बोला कि नहीं सर लेंथ इंक्रीज होगी तो भी क्रीपी होगा, है ना, तो वो बिल्कुल सही बात है। ओके सर ठीक। ठीक, इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी 2-3 क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाले, आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आपके, वो है स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या है, आपने आपके घर के बाहर जो बिजली के खंभे है, यहाँ पे आपके क्या आता है, इसको वायर, इलेक्ट्रिक वायर लगाने वाले आते हैं, ये वायर लगा के जाते हैं और 1 साल बाद आते हैं, तो ये वायर क्या होता है आपको, ऐसा मिलता है। ये वायर आपको कैसा मिलता है, ऐसा ऐसा मिलता है, वायर लटक जाता है ना। तो क्या इसमें क्या हुआ, इसमें वायर की लेंथ क्यों इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो गया। उन्होंने क्या किया कि पहले तो इस वायर को इन्होंने खींचा, इस वायर को इन्होंने खींचा, इतनी स्ट्रेस दे दी इस वायर को, इतनी स्ट्रेस दे दी कि वायर क्या रहे, टेंशन में रहे, किसमें रहे, टेंशन में रहे, और इस तरीके से तनाव हुआ रहे। लेकिन ये यहाँ मान के चले गए, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट और ड्यू टू इट्स रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, धीरे धीरे इसके अंदर के स्ट्रेस को खत्म करता रहता है और उसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज करता रहता है। तो इसमें क्या होता है, आपका स्ट्रेस रिलैक्सेशन होता चला जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी वायर्स डिले होने वाली, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, ये इट इज ड्यू टू स्ट्रेस रिलैक्सेशन। और अगर इसको स्ट्रेस टेन कर्व पे बात करें हम लोग, क्योंकि हर बात हम सोम में स्ट्रेस टेन कर्व से ही करते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि आपका जब वो वायर टाइट करने आए, जब वायर उन्होंने इनिशियली लगाए इलेक्ट्रिक वायर्स, तो उन्होंने क्या यहाँ से शुरू किया और उस वायर को स्ट्रेस दिया, तो तब वायर की स्ट्रेस कितनी थी, इतनी। यहाँ पे जब उन्होंने उसको हैंग, उस वायर को वहां पर हैंग किया, लेकिन विथ टाइम उसमें जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज होती रहेगी, रेगुलर डिक्रीज होती रहेगी। तो इसमें क्या देगा, आप देखेंगे इतना स्ट्रेस लेवल का डिफरेंस आ गया, स्ट्रेस। यस 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 सर एक बोलिए। दो स्टूडेंट्स को स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ऐसा कुछ स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक दो अच्छा बच्चों को। ऐसा, हाँ 1 मिनट है। अभी शो हो रही है ना, अभी सबको शो हो रही है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वापस बताना पड़ेगा ये। देखो स्ट्रेस टेन कर्व को वापस समझ लेते हैं हम लोग, कि जब आपके यहाँ पे, जब हम वायर्स को स्ट्रेच करते हैं और दो कॉलम्स के बीच में फिक्स करते हैं, यहाँ हमने फिक्स करके, जब इलेक्ट्रिकल वाले फिक्स करके जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये इनिशियली आपका वायर में स्ट्रेस 0 होता है, जब उसको खींचते हैं तो सिग्मा 0 तक उन्होंने उसमें स्ट्रेस दे दिया, सपोज उन्होंने 200 एम्पियर तक का स्ट्रेस उसमें दे दिया। फिर लेकिन क्या होता है, विथ टाइम इसमें धीरे धीरे ये स्ट्रेस का जो लेवल है वायर के अंदर का, वो अपने आप धीरे धीरे कम होता रहता है और होता चला जाता है, और कंटिन्यूस टाइम के साथ ये कम होता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। तो क्या होता है कि जैसे स्ट्रेस रिलैक्सेशन हुआ, वो वायर वहां पे लटकना चालू हो जाता है, और ये जो रिडक्शन हुआ स्ट्रेस का, ये विथ टाइम हुआ है ना। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी कभी कभी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर्स क्यों डिले हो जाते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिलैक्सेशन, और जनरली मेटल्स में ये होता ही होता है। ठीक, अब हम आते हैं फेटिक पे। फेटिक का नाम सुना आप सबने? हाँ सर।
है ना। फैटिग होता क्या है बेसिकली कि देखो हम लोग जब मशीन्स की बात करते हैं, आप लोगों का जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, तो स्टीयरिंग क्या होता है, देखो कुछ इस तरीके से आपकी ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है और ये इसका स्टीयरिंग है, और स्टीयरिंग से एक रोड अटैच होती है जो जाके टायर से लगी होती है ना। अब क्या इस स्टीयरिंग को आप क्या एक बार तो क्लॉकवाइज मोड़ते हैं इसको, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज मोड़ते हैं, तो आपके रिपीटेटिवली इसको मोड़ते रहता है ना, मोड़ते रहता है। उसके बाद आपका जैसे पंखा हो गया है ना, पंखे की जो शाफ्ट है उस पर एक बार चालू करते हैं, लोड लगा, फिर उसने पंखा बंद कर दिया, फिर लोड हट गया। तो इस तरीके से क्या हम लोग कुछ देंगे और फिर हटा देंगे, लगाएंगे फिर हटा देंगे, तो इस तरीके से साइकिल आते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंगल साइकिल। और कुछ क्या होता है कि जैसे ये आपका हैंडल था, आपका गाड़ी का हैंडल, उसमें क्या एक बार तो आप क्लॉकवाइज लगाते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, तो जो दोनों मैनर में आपकी डिफॉर्मेशन हो, एक बार प्लस साइड हो, एक बार माइनस साइड हो, इट इज रिवर्स साइक्लिक। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंने, इन साइक्लिक एंड रिवर्स साइक्लिक लोडिंग, है ना। तो साइक्लिक मतलब जिसमें एक ही टाइप तरफ डिफॉर्मेशन हो, और रिवर्स साइक्लिंग में दोनों दोनों डायरेक्शन में लोड लग रहा है। एक बार जैसे ये आपका कोई कॉलम था, है ना, तो एक बार इधर जाए एक बार इधर जाए, है ना, तो ये क्या हो गया, रिवर्स साइक्लिक हो गया। और अगर सिर्फ एक बार ऐसे जाएगा फिर वापस रिकवर होकर यहाँ आ जाएगा, फिर इस पे लोड लग रहा है, तो इस तरीके से हो तो वो सिंगल साइक्लिक हो गया। तो ऐसी जो भी लोडिंग होगी वहां पे क्या होगा कि जैसा मैंने ग्राफ बनाया, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके का कर्व मिलेगा। इस कर्व को समझना बड़ा ध्यान से कि हम लोग ने ये पढ़ा है कि जो लोड डिफॉर्मेशन कर्व होता है वहां पे क्या आपकी एनर्जी इकट्ठी होती है ना, क्योंकि जैसे स्ट्रेन आती है तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है, और जब स्ट्रेन एनर्जी उसकी मटेरियल की जो कैपेसिटी एनर्जी को स्टोर करने की या एनर्जी डिसिपेट करने की कि कितनी एनर्जी मैं उठा सकता हूँ, उसके बाद क्या होगा, वो क्रैक हो जाएगा। तो आप क्या है कि सपोज इस जो मटेरियल जो मैंने यूज किया है ना, यहाँ पे मैं मान लो मैंने एक स्टील का एक बार यूज किया है, इसकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ है ना, जो फेलियर पॉइंट है जनरली वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ में इसकी बोल देता हूँ सपोज 400 होता है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें स्ट्रेस लेवल 400 नहीं ला रहा हूँ, मैं लोड सिंपली लोड कम ही लगा रहा हूं ताकि इसमें स्ट्रेस कितने कहां तक पहुंचे, 200 तक ही पहुंचे। लेकिन इसका जो इलास्टिक पॉइंट है वो 150 ही था, मैं इसके इलास्टिक पॉइंट को तो क्रॉस कर रहा हूँ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर मटेरियल की इलास्टिक लिमिट 150 एमपीए होती और मैं लोड 200 तक लगा रहा हूँ, अब जनरली अगर एक ही बार लोड लगाओ तो 200 पे वो फेल नहीं होता है, ठीक है। उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 400 है। अब देखो यहाँ देखना कि ये जो मटेरियल इस पे मैंने ये 200 एमपीए का स्ट्रेस लगाया, तो जीरो से चालू किया, जीरो से चालू किया तो ये यहाँ तक पहुंचा, मेरा इलास्टिक लिमिट तक कितना पहुंचा, 150। इलास्टिक लिमिट तक कितना पहुंचा, 150। इलास्टिक लिमिट से फिर आगे का स्ट्रेस कहा जाएगा तो इसमें यील्डिंग हो जाएगी, है ना, तो ये यील्डिंग हो गई। अब जैसे ही मैंने लोड हटाया, फिर से लोड हटाया, तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो अब ये कर्व पीछे नहीं जाएगा, अब ये कर्व जब लोड हटाओगे तो फिर ये इस तरीके से नीचे आएगा। क्लियर है ये, या तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब वापस से आप लोड लगाओगे, है ना, तो वापस लोड लगाओगे तो कर्व यहां से ऊपर चढ़ेगा इस तरीके से, और फिर वापस ये आगे इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, है ना, और फिर वापस क्या होगा, जैसे आप लोड हटाओगे इसमें फिर से क्या होगा, रिकवरी होगी, लेकिन जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फिर से हुआ उसकी रिकवरी नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या लोड लग रहा है हट रहा है, लोड लग रहा है हट रहा है, तो इस तरीके के साइकिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये साइकिल चलते रहेंगे, तो ये नीचे जो ब्लॉक्स बन रहे हैं छोटे छोटे, इसमें क्या आपकी स्ट्रेन इकट्ठी हो रही है, मतलब स्ट्रेन एनर्जी इकट्ठी हो रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, इतने राउंड साइकिल कुछ साइकिल्स हो जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो ग्राफ है इसका ये फेलियर पॉइंट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन तो हमने 200 के लेवल तक ही लगा रहे थे, लेकिन क्या वो पुरानी जो इकट्ठी हुई थी एनर्जी वो भी तो इसमें ऐड हो रही थी, तो ये क्या फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये जो नीचे बहुत सारी साइकिल्स को मिला के तो वो फेल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए देखो यहाँ सेंटेंस लिखा है कि इन साइक्लिक एंड रिवर्स साइक्लिक लोडिंग इफ टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड्स द टफनेस, टफनेस क्या होती है, टोटल एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, है ना। तो अगर वो टफनेस को एक्सीड कर जाए तो वो क्या होगा, वहां पे फ्रैक्चर हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ पे?
करता है ना। तो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स सीधे क्या होगा, एक तो लोडिंग कंडीशन क्या है आपकी, है ना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग कि लोड 1 घंटे में कितनी बार लग रहा है, हट रहा है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है लोडिंग की, और तीसरा आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इसको भी मैं आपको डिस्कस करता हूं, और फोर्थ इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा क्योंकि मटेरियल जल्दी फेल हो जाएगा। मेटल्स के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें जो उसका बिहेवियर है वो उसमें विस्कोसिटी कम हो जाती है और इजीली वो फेलियर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अब देखो स्ट्रेस कंसंट्रेशन समझना कि यहाँ पे ये देखो ये बार है ना, ये बार पूरा लंबा बार था, इसको मैंने एक बार ऐसे मुड़ाया, ठीक, दूसरी बार मैंने इसको ऐसे मुड़ाया। अब ऐसे साइकिल्स में चलाता रहा तो फिर क्या होगा कि पर्टिकुलर कहीं एक जगह से ये मटेरियल एक बार इनिशियली क्रेक डेवलप होगा। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं, कहीं एक जगह से क्रेक डेवलप होगा। जहां क्रेक डेवलप होगा उसका मतलब क्या है कि पूरे बार में से फेल नहीं हुआ, सिर्फ एक ही जगह से फेल हुआ, मतलब क्या वहां पे स्ट्रेसेस ज्यादा आ गई, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन होना। और वो कहाँ होगा, पर्टिकुलर पूरे बार में कहीं एक जगह लोकेट होगा जहां पे मटेरियल में कोई ना कोई कमी होगी। जनरली जहां मटेरियल में कोई डिसकंटिन्यूटी होती है या कोई इंप्योरिटी होती है वहीं से एक क्रेक इनिशिएट होता है, क्योंकि हम लोग हर चीज परफेक्ट नहीं बना सकते। मटेरियल का हम क्या करते हैं, मेटल्स को मोल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है, वहां पे क्या स्ट्रेस का एक कंसंट्रेशन होगा और वहां से फेलियर शुरू होगा। तो जो फेलियर शुरू होता है क्रेक, उसको बोलते हैं क्रेक इनिशिएशन लाइफ। मतलब कितने साइकिल के बाद ये क्रेक इनिशिएट होना चालू हुआ, इसको बोलते हैं क्रेक इनिशिएशन लाइफ। फिर धीरे धीरे क्या कि हम लोग बंद तो करेंगे नहीं, मशीन चलती रहेगी, है ना, ये एक बार इस तरीके से जाता रहेगा, दूसरी बार ऐसा आता रहेगा, लोड लगाते रहेंगे, फिर ये फाइनली क्या फेलियर की तरफ जाने लगेगा। तो क्रेक इनिशिएट होने के बाद भी ये कितना सर्वाइव कर गया, 100 साइकिल पे क्रेक इनिशिएट हुआ और 200 तक ये सर्वाइव कर गया, तो सेकंड जो इसके बाद की लाइफ है क्रेक इनिशिएट होने के बाद की, उसको बोलते हैं क्रेक प्रोपोगेशन लाइफ। प्रोपोगेट होना मतलब क्रेक का आगे बढ़ना। तो ये इसकी इनिशियली 100 तो हो गई इसकी क्रेक इनिशिएशन लाइफ, और 100 के बाद प्लस 100 एक और हो गई, तो दिस इज योर क्रेक प्रोपोगेशन लाइफ। तो हम जो मटेरियल लेके आते हैं उसमें देख के लाते हैं भैया इसकी क्रेक इनिशिएशन लाइफ कितनी है, क्रेक आ गया तो फिर कितने टाइम बाद फेल होगा, क्योंकि हमको चाहिए क्रेक आते ही नहीं फेल हो जाए, क्रेक आने के बाद हम उसको देख पाए हाँ हो रहा है फेल, तो हम उसको रिप्लेस कर लें। तो मशीन्स में जनरली हम लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं इसका चेक करने का। अब यहां तक क्लियर? यस सर। अरे ज्यादा लेवल ऊपर जा रहा हो तो बोल दो, नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा लेवल नीचे कर लें। नहीं सर आ रहा है। नो सर। हाँ कंफ्यूजन हो तो पूछते रहना, है ना, ये सब्जेक्ट ऐसा, इसमें शब्दों का खेल है सारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, कल ग्रुप में हर्षल ने क्वेश्चन डाला था, अच्छा एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर, है ना। तो एंड्योरेंस लिमिट होती क्या पहले हम समझते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, अगेन जस्ट अ मिनट है। अभी हो रही है शो? अभी स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। है ना। अब तो एंड्योरेंस लिमिट होती क्या पहले समझना, ये बहुत कॉमन वर्ड हम लोग प्लेयर्स के लिए भी काम में लेते हैं कि थोड़ा एंड्योरेंस बड़ा हो यार, है ना। तो एंड्योरेंस होता क्या है कि जब किसी पे रिपीटेटिव लोडिंग आए, साइक्लिक लोडिंग आए, और ऐसा वैल्यू, क्योंकि जैसे किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ तो क्या है, स्ट्रेंथ तो मेरी भैया 400 केजी उठाने की है ना। यहाँ समझना देखो कि मेरा ये जो योगी, यहाँ जो रोहित योगी है वो 400 केजी वेट उठा सकता है, लेकिन एक बार ही उठा सकता है। आप इसको बोलो तू 300 केजी को क्या कर, 100 बार उठा, है ना, तो ये क्या होगा, 50वीं बार में फेल हो जाएगा, भले इसने 400 तक की लिमिट रीच नहीं की। तो ये 300 पे जब फेल हुआ ना, ये 300 को हम बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट, कि मैं रिपीटेटिव साइकिल्स में अगर बात किया जाए तो कितने लोड को सस्टेन कर सकता हूं, दिस इज योर एंड्योरेंस लिमिट। तो इसको हम जब स्ट्रेस के, जनरली हम लोग स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो स्ट्रेस की टर्म में बात करते हैं। तो ये यहाँ पे बोल दिया देखो कि इट इज द एंड्योरेंस लिमिट इज द लिमिट below which a material has high probability of no failure even at infinite number of cycles, कि मैं कितने ही साइकिल दे दूं लेकिन लोड की वो लिमिट जहां पे वो फेल ना हो, दिस इज योर एंड्योरेंस लिमिट।
तो जो एंड्योरेंस लिमिट होगी वो हमेशा क्या होगी, अल्टीमेट लिमिट से कम होगी, क्योंकि इस ग्राफ को हमने यहाँ देखा था तो क्या बताया था मैंने कि अल्टीमेट लिमिट तो ये होती है, लेकिन हम क्या इनिशियली थोड़ा थोड़ा करके इसमें इकट्ठा करता रहते, तो हमें चाहिए एक ऐसी लिमिट चाहिए कि ये फेल ही ना हो, तो ये हमेशा क्या होगा, अल्टीमेट पॉइंट से बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं माइल्ड स्टील की, है ना, तो माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है, यील्ड स्ट्रेंथ है ना, ये आपका कर्व होता है और इस तरीके से चलता है, तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है इसका 250 एमपी है, और अल्टीमेट इज ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू 400 के आसपास होता है। तो आपका जो एंड्योरेंस लिमिट है वो इस यील्ड लिमिट से भी कम होता है, प्लास्टिक जोन में हम उसको जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर? हेलो सर। यस हेलो यस सर, लोड कैपेसिटी और एंडोरेंस लिमिट में डिफरेंस है क्या कि सेम है सर? क्या वापस बोलो? लोड कैपेसिटी और एंडोरेंस लिमिट, लोड कैपेसिटी एंड एंड्योरेंस लिमिट में कोई डिफरेंस है क्या? डिफरेंस है क्या सर? डिफरेंस है ना, बिल्कुल डिफरेंस है। देखो डिफरेंस क्या है, देखो लोड की जब बात करना, एक तो लोड एक ही बार लगना हो, स्टैटिक लोड हो, लगा के छोड़ दिया, जैसे आपके बिल्डिंग्स में होता है, ठीक है, और बाकी जो मशीन मैकेनिकल मशीन्स है ना, उनमें क्या होता है कि लोड लगता है हटता है, लोड लगता है हटता है ना, तो वहां पे क्या साइकिल्स चलना है लोड के, है ना। इवन आपका इंजन का जो पिस्टन हो गया ना, वो पिस्टन भी क्या है कि उसमें मूवमेंट होता रहता है रेगुलर, तो मटेरियल पे क्या है लोड के साइकिल्स आते हैं, एक बार पॉजिटिव साइड एक बार नेगेटिव साइड। तो इस केस में क्या होता है कि आपका स्टैटिक लोडिंग के केस में तो मटेरियल की स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं कि पूरी भी यूज कर ले, अगर यहाँ तक की स्ट्रेंथ भी यूज कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ तक तो यूज कर ही लेते हैं, है ना, हम लोग स्टील की भी यील्ड स्ट्रेंथ तक यूज कर लेते हैं स्ट्रक्चर के केस में। लेकिन जब आपको मशीनरी केस में बात कर रहे हो तो रिवर्स साइक्लिक लोड आता है, तो हम क्या चाहते हैं कि आप इस यील्ड लिमिट को रीच ही ना करो और आपके इस तरीके से साइकिल्स चलते रहे, स्ट्रेस बढ़े फिर कम हो, स्ट्रेस बढ़े फिर कम हो, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर साइकिल चलते रहे, तो दिस लिमिट इज योर एंड्योरेंस लिमिट। लोड लिमिट तो ये हो गई कि उस पर कितना मैक्सिमम लोड लगा सकते हो, और एंड्योरेंस लिमिट कितनी हो गई, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। सर क्लियर क्लियर। ठीक है गुड, है ना। अब मैंने बताया था वो फेटिक इनिशिएशन क्रेक और फेटिक इनिशिएशन लाइफ और क्रेक प्रोपगेशन लाइफ। तो देखो यहाँ लिखा है, आप पढ़िए जरा कि फेटिक फेलियर स्टार्ट फ्रॉम अ इनिशियल क्रेक where stress concentration take place. The number of load cycles required to initiate crack is called fatigue initiation life. कि जहां पे पहला क्रेक आया, दिस इज योर फैटिग इनिशिएशन लाइफ। उसके बाद कितने और साइकिल्स चाहिए टू प्रोपोगेट द सरफेस क्रेक इज कॉल्ड क्रेक प्रोपोगेशन लाइफ। तो आपको कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्रेक प्रोपोगेशन लाइफ ज्यादा होगी क्रेक इनिशिएशन लाइफ से कम होगी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्रेक प्रोपोगेशन लाइफ है क्या। ठीक, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी? नो, वेरी गुड। अब हम आते हैं, देखो अभी तक हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी हम एक हफ्ते इसी पे डिस्कस करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें अंबार लगा हुआ है प्रॉपर्टीज का। अब हम लोग हुक्स लॉ पे आ रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की स्टार्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अजम्पशंस उठा के चलते हैं, क्योंकि हम हर एक मटेरियल को आइडियल कंडीशन में स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल कंडीशन में वैसा होता ही नहीं है, लेकिन हम लोग उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करें, वो परेशानी उसको कैसे समझें, तो उसके लिए हम उसकी कुछ अजम्पशंस बना के चलते हैं। तो अजम्पशंस क्या बनाते हैं, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जनरली ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, विच इज वो क्या होता है आपका कि इट इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ कहां तक वैलिड, ये तो हमने क्वेश्चन भी कर लिया। उसके बाद ये जो अजम्पशन है, वैलिड फॉर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक एंड लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, ये आपके हर एक थ्योरी के लिए आपके सोम में चलते रहेंगे, ठीक है। होमोजेनियस का मतलब ये कोई आपका ब्लॉक के आपका कोई बॉडी है, इसके हर एक पॉइंट पे मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम हो, तो इट इज होमोजेनियस। आइसोट्रोपिक क्या है, मटेरियल के किसी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो, जहां डायरेक्शन की बात आ जाए वहां पे आप आइसोट्रोपिक, ठीक है। और जहां सेम नहीं हो हर डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा, अनआइसोट्रोपिक, ठीक है। फिर आपका आता है लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। लीनियरली इलास्टिक का मतलब ये हो गया कि आपका एल्यूमिनियम जो होता है वो उसका कर्व ऐसा होता है,
और ये इलास्टिक पॉइंट होता है। तो एल्यूमिनियम के लिए ये लो वैलिड नहीं होगा, है ना, एल्यूमिनियम के लिए हुक्स लो वैलिड नहीं होगा। लेकिन जैसे आपका माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील का करो कैसा आता है, ऐसा और फिर हल्का सा ऐसा बेंड, तो ये फ्लो वैलिड नहीं होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हुक्स लॉ को यूज करेंगे। क्लियर? अब हुक्स लॉ है क्या? हुक्स लॉ इज, सब जानते हैं क्या है, क्या हो तो सब जानते हैं, नहीं जानते तो वो भी जान लेंगे। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना लोड लगाओगे उतना डिफॉर्मेशन होगा। लोड से आएगी स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन इज स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को सिग्मा से लिखा मैंने, स्ट्रेन को ई से लिखा है, और जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो मैंने कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे कांस्टेंट, दैट इज ई, एंड दिस ई इज योर यंग मॉड्यूलस, है ना, यंग मॉड्यूलस। और इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। और इसका यूनिट जो होगा, क्योंकि देखो ई जो है इट इज सिग्मा बाय स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन है ना, यहाँ पे ई की जगह क्या है, स्ट्रेन है ना, इसको चेंज कर लेना। सिग्मा ई इज सिग्मा बाय स्ट्रेन। अब सिग्मा स्ट्रेन तो यूनिटलेस क्वांटिटी, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा। तो सिग्मा बाय इसकी ई अगर करोगे तो इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, दिस ई विल बी न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये भी क्यों होगा, पास्कल में ही होगा। वेरी गुड। अब चलते हैं भैया, इसके एप्लीकेशन क्या है हुक्स लॉ के। हुक्स लॉ के हमारी पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हर जगह एप्लीकेशन आएगा, है ना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है वो हम पढ़ते हैं, कि सबसे सिंपल और सबसे आसान एप्लीकेशन यही है कि आपका कोई ये है ना, इसको आड़ा समझ में आता हो तो आड़ा, नहीं तो मैं खड़ा बना देता हूँ इसको ना। ऐसा एक कोई ये देखो फ्लोर है, इस पे एक बार को मैंने लटका दिया और इस पे एक पी लोड लगा दिया मैंने, है ना। पी लोड लगाया तो इस पी लोड लगाने की वजह से इसकी इनिशियल लेंथ अगर एल है तो इस पी लोड की वजह से इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ हुक्स लॉ लगाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिग्मा की जगह डाल देंगे लोड बाय एरिया, क्योंकि स्ट्रेस इज बेसिकली एक्सटर्नल लोड बाय एरिया और स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। तो यहाँ से आप इसको जब रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा विल बी पीएल बाय एई। तो ये फॉर्मूला अपने को दिमाग में डाल के रखना, डेल्टा इज पीएल बाय एई, डेल्टा इज पीएल बाय एई। ठीक, एक बार बोल के दिखाओ, PL by A। गुड, वेरी गुड, है ना। अब देखो यहाँ पे फिर एक सीखने की बात कि ये जो नीचे एई है ना, आजकल के एग्जाम बहुत आसान आते हैं, लेकिन सोम में क्या पेपर टफ आता है, हिलता ही नहीं है अपने से, क्योंकि वहां पे नए नए क्वेश्चन बहुत है, अंबार है। तो यहाँ पे जो एई है ना, इस एई को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल रिजिडिटी। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि व्हाट इज, आप ये लिखो एक्सियल रिजिडिटी क्या है, व्हाट इज एक्सियल रिजिडिटी, और आपको ऑप्शन आ जाए ए आई, ए ई, टी जे और ऑल। तो आपको लगता है क्या लगाऊं यार, सब टर्म्स तो देखी हुई है मैंने। तो इसके लिए क्या आप एक्सियल रिजिडिटी में क्या लगाओगे, ए ई, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी में क्या लगाओगे, ई आई, टोर्शनल रिजिडिटी में क्या लगाओगे, टी जे, जहां पे टी क्या है आपका टोर्स एंड टी इज योर टोर्शन, है ना। तो ऑल नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या ए ही आ जाएगा, है ना। इसको और अपन क्लियर करेंगे, मे बी इट इज रॉन्ग, है ना। तो ये फिलहाल दो आप ध्यान रखो, ई आई और ए ई। ठीक है, ए क्या है मेरी एक्सियल रिजिडिटी, इसका नाम आप ध्यान रखना। अब देखो क्या हम लोग स्ट्रेन एनर्जी पढ़े सबसे पहले ही, आजकल फेवरेट एग्जामिनर का स्ट्रेन एनर्जी हर जगह पूछता है। इवन एसएससी में तो इन्होंने फिक्स कर लिया क्वेश्चन है स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर। तो स्ट्रेन एनर्जी जब आप इस केस में पूछे कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी है, कितनी इसमें खर्च हुई, ये इस केस में कितनी स्ट्रेन एनर्जी खर्च हुई या कितनी स्ट्रेन एनर्जी उस मटेरियल में स्टोर हुई, उसका आप हिसाब दो। तो क्या करेंगे हिसाब देने के लिए, सिंपल क्या है कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, आपको मैंने डेफिनेशन ध्यान रखनी है हमेशा, लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया। क्या होता है, लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया इज योर स्ट्रेन एनर्जी। यही होती है ना। अरे रेस्पॉन्स तो दो रे। यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना, स्ट्रेन एनर्जी कर स्ट्रेन लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया इज योर स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेन एनर्जी निकालनी हो अगर, तो सिंपल क्या है, देखो मेरा हाफ पी डेल्टा उस ट्राइंगल का एरिया, लोड डिफॉर्मेशन कर्व का एरिया है। देखो ये पी एक्सिस थी, ये डेल्टा एक्सिस थी, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ पी डेल्टा, जो पीछे हमने पढ़ा है।
तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं, है ना, कि u इज हाफ पी डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू हमने जस्ट ऊपर ये निकाल ली अभी, इसको जब यहाँ रख दें अपन, इसको जब यहाँ रख दे अपन, तो इट विल बी योर पी स्क्वायर एल बाय 2AE। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेते हैं, और अगर इसको इंटीग्रेशन की टर्म में लिखना हो, सेक्शन वेरिएबल होता है, तो आप आगे स्ट्रक्चर में जब पढ़ते हैं तो इसका बहुत यूज आता है। तो तब क्या करते हैं, इस एल को हटा के और आप एल की जगह dx लगा के उसको इंटीग्रेट करते हैं पूरे सेक्शन पे। तो इसको आप फिलहाल इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, एग्जाम के लेवल के हिसाब से आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। इट इज, आप एक ही चीज ध्यान रखिए, स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ पी डेल्टा, और उससे भी बेसिक ध्यान रखो आप क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इज एरिया ऑफ स्ट्रेस लोड डिफॉर्मेशन कर्व। तो उससे आपके सारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, क्योंकि वहां फॉर्मूले कितने याद करोगे, एग्जाम में कुछ भी दे देता है, क्योंकि सोम जो सब्जेक्ट है वही वहां पे स्कोर करता है। ठीक है, कितना टाइम हो गया भैया, 6:36 हो गया, ठीक है चलो यहां तक ठीक था। अब पॉइजन रेशियो की बात करते हैं, है ना, ये आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, इसकी डेफिनेशन मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि सिंपली क्या होता है। हम लोग ये डायग्राम से क्लियर करता हूं मैं आपके लिए, कि इनिशियली आपका जो बॉक्स था, देखो एक ये ऐसा था जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है ना, और इस पे मैंने क्या लगाया, स्ट्रेस लगाई, देखो सिग्मा एक्स मैंने स्ट्रेस लगाई। तो जैसे ही मैंने टेंजाइल स्ट्रेस लगाई इस पे, तो इसका क्या लेंथ तो हो जाएगा इंक्रीज, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हो जाएगा डिक्रीज। तो इसका देखो हम लोग अभी तक जो पढ़े उसमें हमने सिर्फ लेंथ इंक्रीज एक ही बात की है। तो लेंथ इंक्रीज के साथ जो क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो रहा है उसको भी तो देखना चाहिए ना। तो उसको कंसिडर करने के लिए यहाँ पे पॉइजन रेशियो की बात करते हैं हम, जो क्या होता है आपका लेटरल स्ट्रेन का रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। लेटरल स्ट्रेन मतलब लेंथ के 90 डिग्री पे। अगर 2D की बात कर रहे हो तो एक ही आएगा, 3D की बात कर रहे हो तो दो डायरेक्शन आते हैं, एक तो y और दूसरा z वाला, तो दो आपके दो पॉइजन रेशियो हो जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आप सिंपली क्लियर रखिए, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर आपने y की बात की है तो इट इज EY बाय EX। x क्यों, क्योंकि वो x वाली तो क्या है आपकी एक्सियल स्ट्रेन है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और EY आपकी क्या है, आपकी लेटरल स्ट्रेन है। अगर आप z वाले एक्सिस की बात करते हो, इस z वाले एक्सिस की, तो आपकी ये EZ बाय EY हो जाएगी। अब यहाँ माइनस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा रखा है। ठीक, अब इसकी जो वैल्यू होती है जनरली ये होती है -1 से 0.5, है ना, लेकिन ये ओवरऑल सब मटेरियल्स के लिए, इसमें लिक्विड्स भी आ गए, है ना, लेकिन जब हम मेटल की बात करते हैं, हमारे सोम के फोकस की बात करते हैं, तो ये 0 से लेके 0.5 के बीच में होती है। तो आपके जो क्वेश्चन है वहां पे 0 से 0.5 दिया हो तो भी ठीक है, अगर कभी यहाँ 0 की जगह -1 लगा हुआ आ जाए तो आप इसको भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां देखना है कि मेटल्स नहीं लिखा हो, मेटल्स के लिए तो 0 से 0.5 तक ही होती है। ठीक, ये कुछ मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखी हुई है ना। एक बार मैंने गेट में भी क्वेश्चन देखा है, कंक्रीट के पॉइजन रेशियो की वैल्यू की रेंज कितनी होती है, तो वहां पे ऑप्शंस दिए थे आपके 0.25, 0.15, 0.02 एंड 0.5। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार डायरेक्टली, तो आपको क्या, आपको पता ही नहीं लगता है मैं क्या करूं, है ना। तो आपको पता रखना है कि इनकी रेंज कितनी है। तो कंक्रीट का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और माइल्ड स्टील का भी बहुत बार पूछा गया, ये आप ध्यान रखना, है ना। और जनरली मेटल्स का 0.25 से 0.4 के बीच में होता है, लेकिन कंक्रीट का 0.1 से 0.2 होता है। जितना मटेरियल कम डक्टाइल होगा उतना उसका ये जो रेशियो है आपका पॉइजन रेशियो वो उतना कम होगा। ठीक, यहां तक ठीक। क्वेश्चन पे लेके चलो। यस सर। देखो यहाँ पे मैं एक बार इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन भी कर लेता हूँ, लेटरल स्ट्रेन और इसमें रिलेशन क्या क्या है। तो सपोज जैसे ये मेरा बार था, है ना, ये मेरा बार था, इसमें सिग्मा एक्स लगा हुआ था। तो सिंपली आपकी स्ट्रेन निकालनी हो, इस एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालनी हो, तो ये तो आप जानते हैं हुक्स लॉ से निकालेंगे आप, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो ये आपका सिग्मा एक्स की हेल्प से निकाल लिया कि आपका स्ट्रेन कितना होगा, सिग्मा एक्स बाय ई। यहाँ तक कोई परेशानी, क्योंकि देखो सिग्मा एक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई मल्टीप्लाइड बाय ई एक्स। तो इसमें क्या, मैंने ई को इधर भेज दिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, कोई परेशानी नहीं। अब देखो क्या है कि वाई डायरेक्शन की बात करते हैं इसके बाद।
इसके बाद क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन की इस डायरेक्शन में जो रिडक्शन हुआ है क्रॉस सेक्शन में, तो आपको क्या है, आपको लेटरल स्ट्रेन निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, तो हमको पता है पॉइजन रेशियो कितना होता है, ये होता है म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो सिग्मा वाई कितना हो जाता है, म्यू ऑफ सिग्मा एक्स एक्स। तो इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन जो हमारी आई है ऊपर कितनी आई थी, सिग्मा एक्स बाय ई, वो रख देंगे आप यहाँ पे, तो ये आपका स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन मिल जाता है। यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है, अब मैं आपको आज यहाँ तक पढ़ा के क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। फिलहाल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम कल से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन देखो हमारा, ये लो है ना, क्वेश्चन पढ़ो। क्या क्वेश्चन, ये कल पढ़ा था हमने, द फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल्स दैट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा इसमें, इट इज क्रिपिंग, है ना, इट इज क्रिपिंग। हाँ क्रिपिंग होगा, है ना, कल हमने इसको यील्डिंग बताया था, ये क्रिपिंग होगा। फिर देखो ये क्वेश्चन पढ़ो आप, the stress at which extension of a material takes place more quickly as compared to the increase in load, it is called चलो मैं बताता हूँ, है ना, देखो क्या बोला इसने, मटेरियल का एक्सटेंशन होता रहे विदाउट इंक्रीज इन लोड, मतलब विदाउट इंक्रीज लोड यहाँ चलता है, इंक्रीज नहीं हो लोड में और एक्सटेंशन होता रहे, दिस इज, तो ये पॉइंट क्या होता है आपका, यील्डिंग पॉइंट। ठीक है ना, हाँ सारा जवाब इसमें ही छुपे हुए हैं, स्ट्रेन करूं मैं। फिर आपका आगे चलते हैं हम लोग, ये देखो है ना, द फिनोमिना ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेन अंडर अ स्टेडी टेंजाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड, ये बताओ। इसका आंसर बताओ। सर ये यील्डिंग और क्रीपिंग में डिफरेंस क्या है सर? यील्डिंग और क्रीपिंग में देखो विथ टाइम हो, है ना, विथ टाइम हो तो वो क्या है, क्रिपिंग, और इंस्टेंट हो तो वो क्या है, यील्डिंग। जैसे हमने वो मैंने टेस्ट दिखाया था आपको, यूटीएम पे मैंने टेस्ट किया था, दिखाया था आपको वीडियो, उसमें क्या है, यील्डिंग होती तो आप मटेरियल पे टेस्ट कर रहे हो तो विद इन वो सेकंड्स में यील्डिंग चालू हो जाती है ना, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस चीज है। लेकिन अब अगर यहाँ पे स्लो ग्रोथ की बात करी, स्लो ग्रोथ मतलब वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 50 दिन, है ना, तो जब स्लो की बात करी, स्लो ग्रोथ, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्रिपिंग होगा। लेकिन यहाँ पे स्लो वर्ड नहीं होता, है ना, तो इसका आंसर क्या होता है, यील्डिंग। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन पे बहुत वो ऑब्जेक्शन भी रेज होता है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या है कि चीजें जो सही होती है वो क्लियर हो जाती है, बाकी गलत होती है वो हट जाती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जनरली बहुत लोग गलत करता है, और इवन हम लोग भी पहली नजर में एग्जाम के प्रेशर में आप चांसेस है 30% के आप गलत करके आए, है ना। तो सोम में क्वेश्चन को इसीलिए ओमी सर ने बोला था कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है फिर करना है, क्योंकि सारा खेल शब्दों का है इसमें। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, है ना, अब यहाँ पे देखो -1 to 0.5 भी दिया है और 0 to 0.5 भी दिया है सर, है ना, है ना, तो यहाँ पे ये नहीं लगा हो गया सर, आपने तो अभी ये बताया है ना, ये नहीं लगा। मैंने क्या बोला, सोम में जब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और सिविल इंजीनियरिंग में जनरली हम लोग जो क्वेश्चन सोम के सेक्शन में आएगा ना, स्ट्रक्चर में मेटल्स की बात करता है, वो फ्लूइड्स की बात नहीं करता है। तो अपने लिए फिलहाल आंसर ये सही है, लेकिन ऑब्जेक्शन रेज होके ये भी सही हो सकता है। ये एक जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शन टाइप का है ना। देखो ये मैंने जो क्वेश्चन बताया, ये पुराने एसएससी में आ रखे क्वेश्चन है, तो इन पे ऑब्जेक्शन रेज होते हैं, ठीक है। तो जो आंसर मुझे मिला दैट वाज 0 to 0.5, ठीक है, लेकिन ये आंसर भी लगाता है, तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो कि नहीं, रेंज तो ये होती है, क्योंकि विद डेरिवेशन जब हम करते हैं तो ये वैल्यू आती है वहां पे, ठीक। तो सर ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि आपके फेवर में फैसला जा सकता है ना, और आपके फेवर में नहीं भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द वोट, है ना।
ठीक है, लेकिन जनरली आपको, क्योंकि देखो हम हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर करते हैं, तो मेटल्स के लिए ये मिलता है और हम लोग मेटल्स की बात करते हैं, तो आपके लिए ये हमेशा आंसर यही रहेगा। तो सर ठीक, इसमें स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है क्या सर? यहाँ पे लिखा होना जरूरी था मेटल्स, है ना, लेकिन नहीं लिखा है, फिर भी हमको समझना पड़ेगा। इट इज 0 to 0.5। ठीक है। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में हम फंस जाते हैं इसी जगह, है ना, तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी करना है, ऐसा नहीं कि आधे घंटे सोचते रह गए कि ये होगा कि ये होगा, दोनों पढ़े मैंने तो क्या है, वहां पे एक लगा देना और आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, तो देखो मैंने आपको दोनों चीजें बताई, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, कि जिसमें लिक्विड्स को भी इंक्लूड करता है। यस, अपने सिविल इंजीनियरिंग में आप जो है मोस्ट ऑफ दी मतलब 90% जो है आपको डी ही लगाना है। ठीक है, यही आपका आंसर है सिविल इंजीनियरिंग के हाँ रेस्पेक्ट में। ये यही आएगा। ये ओवरऑल एक रेस्पेक्ट है पूरी दुनिया के रेस्पेक्ट में, तो -1 चला जाता है कुछ का, जो एयर वगैरह होती है उनका पॉइजन रेशियो अलग ही होता है, लेकिन जो नॉर्मल अगर अपन सिविल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो 0 to जो 0.5 ही सॉलिड्स है, है ना। हाँ सॉलिड्स का आपका 0 to 0.5 ही रहता है। ठीक है, अब देखो हमने टेस्ट पढ़े थे पीछे, उसके क्या बोलते हैं, टफनेस के टेस्ट नहीं पढ़े हमने ना, टफनेस प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसमें क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आपको कोई शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर है ना, शॉक लगाता है मतलब उस पर एनर्जी लगाता है और वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, इट इज योर टफनेस। तो इसका टेस्ट करते हैं, तो इसके दो टेस्ट है, एक तो है 4P और एक है आइजोड, है ना, एक तो है 4P एक है आइजोड। तो ये दोनों टेस्ट आपको एक बार देखने होंगे, एक बार मैं आपके लिए अलग से कंटेंट डाल दूंगा, तो वहां से हम क्लियर करेंगे। अब यहाँ पूछा है कि टेस्ट में वो टेस्ट स्पेसिमेन कैसे रखा होता है, कौन बताएगा? चलो आपको पढ़ाया ही नहीं है, Simply आपको supported, sir. सिंपली सपोर्टेड। देखो कुछ इस तरीके से रखा होता है, ये आपके सपोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे मेटल स्पेसिमेन रखा होता है, यहाँ आके स्ट्राइक करता है ना, तो ये कैसे रखा होता है, एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। लेकिन इन केस ऑफ आइजोड, याद कर लो एक बार इसको, 4P में तो सिंपली सपोर्टेड, लेकिन आइजोड में क्या होता है, कैंटिलीवर की तरीके से रखा होता है। ठीक है, इसके स्पेसिमेन एक बार मैं दिखाऊंगा आपको एक्सपेरिमेंट में, एक वीडियो में, वहां से क्लियर कर लेना, लेकिन एक बार याद कर लो 4P में क्या है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और आइजोड में कौन सा है, कैंटिलीवर है। ये देखो जरा, Poisson's ratio is defined as Option B B. answer. सर बी। B. which one? Option B. कौन सा? D। Lateral strain upon longitudinal. तो B है ना इसका ऑप्शन, तो B है ना, यस सर बी बी। हाँ B होगा B। ठीक, वेरी गुड। अब एक अच्छा क्वेश्चन मेरा, शाम मेरा सर फेवरेट क्वेश्चन। एक छोटी सी, सर जगदीश सर, यस, सर छोटी सी ऐड करना चाहूंगा, क्वेश्चन निकालो एक बार, कौन सा? पीछे वाला लास्ट वाला, हाँ यही वाला लेटरल पॉइजन रेशियो वाला, पॉइजन रेशियो सर, ये वाला, नहीं नहीं डेफिनेशन वाला, हाँ ये लेटरल ना, अपॉन लॉन्जिट्यूडनल। हाँ ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, कई बार क्या होता है, देखो सर ने तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा ही दिया, लेकिन कई बार क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल और लेटरल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इंसान, और कई जगह पे वो एक्सियल भी दे देता है ना। ठीक है, तो अब आपको याद कैसे रखना है, जो नीचे जो देखो दोनों एल से शुरू है, तो कम शब्दों वाला ऊपर आ जाएगा, लेटरल में कम शब्द है तो ये ऊपर आ जाएगा, और लॉन्जिट्यूडनल में ज्यादा शब्द है तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से मतलब एक थोड़ा सा रटने टाइप में आपको बता रहा हूँ, इसको ट्रिक को याद रखने के लिए, कि जिस शब्द है वो ऊपर आ जाएगा, जिसमें ज्यादा शब्द है वो नीचे आ जाएगा, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन वहां पर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो ये छोटी सी एक ट्रिक है इसको। ठीक है, ठीक है सर कंटिन्यू करें। ये पढ़ो, तो ये क्या है देखो, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर पढ़िए जरा इसको। ए ऑप्शन इज एक्सियल स्ट्रेन टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन, है ना, मतलब EX बाय EY। नहीं भैया गलत है, तो एक्सियल स्ट्रेन टू शियर स्ट्रेन, शियर की तो बात ही नहीं कर रहे हम। ट्रांसवर्स टू एक्सियल, ट्रांसवर्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल के
नॉर्मल या परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका ई वाई वाई बाय ई एक्स एक्स। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक, सर ठीक है, हेलो, यस यस सर, आई हैव अ डाउट दैट कि बोलो बोलो, हाँ बोलो। we consider which strain on that load. Like if my load is in direction of x, then my longitudinal axis is x. If my load is in the direction of y, then my longitudinal axis is y direction. देखो बिल्कुल हर्षल, वेरी गुड क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन एक्चुअली इट इज। देखो ये आपका कोई भी मटेरियल है ना, उसका लेंथ वेंथ से कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो लोडिंग की डायरेक्शन होती है Yes है sir. ना, जो लोडिंग की डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, है ना। जिस Longitudinal. डायरेक्शन में लोड लगा, जिस एक्सिस पर लोड लगा, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, है ना। Yes, sir. और जिस जो उसके परपेंडिकुलर है वो आपकी क्या है, आपकी ट्रांसवर्स या फिर लेटरल डायरेक्शन। Lateral direction. ठीक है, तो ये वाली जो है आपकी, ये आपकी क्या एक्सियल है, जिस एक्सिस में फोर्स लगे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सियल डायरेक्शन, It है ना। means जिस और direction आपका उसके longitudinal और axial डायरेक्शन होगा. हाँ, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब एक्सियल डायरेक्शन। Okay, okay sir. ओके, गुड गुड, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और बचा होगा, ये बहुत जोरदार, मेरा फेवरेट, ये था फेवरेट, पढ़ो इसको। चलो, इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज 0, म्यू इज 0, है ना, सो देन इट मीन्स दैट ए ऑप्शन इज द मटेरियल इज रिजिड, द मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक, देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल, एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल इज इनफाइनाइट। ये जवाब कौन देगा बताओ? The material is rigid. हर्षल, द मटेरियल इज रिजिड, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। और कोई? ये देखो जोरदार क्वेश्चन है, आज का लेवल क्वेश्चन यही है क्लास का। लगाओ, आंसर लगाओ, टिक लगाओ, कमेंट करो। सर क्या आ रहा है कमेंट में बताते रहना, मैं देख नहीं रहा हूँ ना। मैक्सिमम ए पे ही आ रहे हैं सर, ए पे ही दाव खेलना चाह रहे हैं लोग। मैक्सिमम ए पे दांव खेलना चाह रहा है ना, तो ये और क्वेश्चन कोई क्या ए दूसरा पे ऑप्शन? इन्होंने के दांव खेला होगा, गलत हो गया, गलत हो गया सर। गलत हो गया। देखो ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दो टर्म में आता है, एक बार 0 लिखा आता है कभी कभी, और कभी कभी यहाँ पे इनफाइनिटी लिखा आता है ना। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। अब इसको देखो डिस्कस कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ देखना कि आपका म्यू जो यहाँ पे 0 की जगह कभी कभी इन्फिनिटी भी मिलता है। तो दो क्वेश्चन हो जाएंगे, एक की जगह दो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपका पॉइजन रेशियो इज स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन बाय स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। अब जो हर्षल ने बताया पहले उसकी बात करेंगे। द मटेरियल इज रिजिड, रिजिड होगा मतलब क्या है, उसमें ना तो रिजिड का मतलब मैंने पहले क्लास में समझाया, दो बॉडी होती है, रिजिड होती है, एक डिफॉर्मेबल होती है। तो रिजिड का मतलब जिसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो स्ट्रेन ही नहीं होगा, ना तो वाई डायरेक्शन में होगा ना ही एक्स डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज योर 0 बाय 0, सो इट इज इनफाइनिटी। ठीक है, 0 बाय 0 क्या होता है, कोई क्वांटिटी नहीं है ना। तो ये तो आपका यहाँ पे इसमें चला जाता है। अब देखो रिजिड के लिए तो गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया। अब मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक। अब प्लास्टिक होने का मतलब क्या है कि उसमें लेंथ इंक्रीज हो सकती है, रबर है ना, रबर वो प्लास्टिक है ना। तो जैसे आपने लेंथ इंक्रीज की तो क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, मतलब उसमें लेटरल स्ट्रेन भी होगी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी होगा। तो इसकी भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ई वाई की, और ई एक्स की भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इनफाइनाइट और 0 तो नहीं होगा, तो बी भी खत्म हो गया। देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल। क्या बोला? देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस वाली है ना। तो इसको अगर 0 कर दें अपन और ई वाई को रहने दे कुछ न कुछ, तो ये बनता है आपका 1 बाय 0। 1 बाय 0 इज योर इनफाइनिटी, है ना। क्या बनता है 1 बाय 0? क्या होता है? इनफाइनिटी बोलते हो आप। यस सर। फिर आपका लास्ट ऑप्शन बचता है डी वाला। बी में क्या बोला इसने कि द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल इज इनफाइनाइट, है ना। तो ये जब आप रखते हो कि आपका म्यू इज
ई वाई बाय ई एक्स, लास्ट ऑप्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात की है, मतलब ई वाई बाय 0, सॉरी इनफाइनाइट बोलो ना, 0 नहीं इनफाइनाइट लगाओ ये। तो ये 1 बाय इनफाइनाइट जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, 0 होता है ना। मैथ्स वाले जानते हैं इसको मेथड। हर्षवर्धन तुम बताओ 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो 1/∞ 0 होता है, 0 ही होता है ना। इसको प्रैक्टिकली समझ, है ना, Yes, देखो 1 by infinity is प्रैक्टिकली 0. समझना चाहे ना, समझ सकते हैं हम। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, बहुत सारा। तो इनफाइनाइट को हम मान लेते हैं 1 लाख करोड़। कितना? 1 लाख करोड़। और ई वाई को मान लेते हैं 1। तो 1 में डिवाइड करेंगे 1 लाख करोड़ का, तो कितना आएगा? 0.0000001, तो 0 हो जाता है। ठीक, Yes, sir. तो इसका आंसर कौन सा सही है? डी वाला। डी। 0 पूछा जाए तब तो डी सही है, और जब इसको पूछा जाए कि इन्फिनिटी, जब पूछा जाए इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पूछा जाए तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? सी वाला। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का स्पेशली ध्यान रखा जाए। कोई डाउट्स? नो। No, no, sir. मजा आया? Yes, sir. जी सर। हाउ इज द जोश? Hi, sir. हाँ हाई यार, एक का ही हाई है, बाकी सबका कोरोना लो कर दिया है। चलिए और ठीक, देखो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यार बोर्ड पे पढ़ाना। बोर्ड ही होता है, ठीक है ना। यहाँ ऑनलाइन पढ़ाने में क्या, डेरिवेशंस को क्या, मैं जब ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ ना, तो एक अलग पिक्चर देता है दिमाग में। सर यस नरेंद्र सर वो बोलो। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, किसका? स्ट्रेन एनर्जी का से वो इंटीग्रेशन फॉर्मूला था एक। वापस बताऊं? सर वो पी स्क्वायर था, आपने पी लिखा था एक बार सर। अरे ये देखो ना यार, देखो ये लिख देता हूँ। ये होता है, प्रेजेंट हो रही स्क्रीन? हाँ सर। इट इज हाफ पी डेल्टा, ठीक है ना। और डेल्टा इज योर पी एल बाय ए ई, है ना। तो ये रखोगे तो कितना बन जाएगा? पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE, हाँ सर। ठीक है ना। अब सर वो तो ये बन जाएगा। हाँ सर। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हो, इंटीग्रेशन की, है ना, तो इंटीग्रेशन में इसे एल को हटा के यहाँ पे क्या लगा देते हो? dx, और आगे इंटीग्रेशन का साइन। लेकिन सर आपने फॉर्मूला लिखा था ना ऊपर सर वो, हाँ हेलो, स्क्वायर नहीं था, हाँ, पी बोलो। स्क्वायर नहीं था सर, आपस में P पी स्क्वायर नहीं स्क्वायर था? नहीं था सर। नोट देखो एक में बार। एक मिनट देख लेते हैं। पी स्क्वायर कर देना, ठीक है। ठीक है, एक मिनट देख भी लेता हूँ ना। करेक्शंस है, देखो ये आपके लिए अभी लेक्चर्स के लिए बनाए हुए नोट्स है, फ्रेश। तो करेक्शंस कहीं न कहीं तो आएंगे ही। एक मिनट देख लेते हैं ना सर, ताकि मैं भी करेक्शन कर लूंगा। हाँ था जी। अच्छा, ये तो आज पढ़ा है ना मैंने स्ट्रेन हाँ, एनर्जी, तो आज पढ़ा है, बुक्स लो के बाद। आ गया सर। स्क्वायर का है सर। ये है ना, ये देखो यहाँ ना, है ना। तो देखो ये पी, यहाँ पे स्क्वायर कर दो यार, है ना। वेरी गुड, स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये कंफ्यूजन था सर। ये एक कहावत है, काक चेष्टा बको ध्यानम। तो नरेंद्र के पास काक वाली चेष्टा है, अरे सर ध्यान रहता है एकदम, पैनी नजर है, और होना चाहिए। यही आपको क्या सिलेक्शन दिलाएगी एग्जाम में। ऑप्शंस को ऐसे ही देखना पड़ता है। जी सर। चलो गुड, आप इन्वॉल्व हो रहे हैं क्लासेस में, मजा आ रहा है। अच्छा हाँ सर, ठीक है। ठीक, ठीक चलिए है आज की क्लास एंड करते हैं, और कोई सजेशन चलो। हो तो आप हमें बोल सकते हैं, ठीक है। सर। आई विश सभी लोगों को, और भी लोगों को ऐड करो, जो जो लगता है जिनको कि पढ़ने की जरूरत या जो इंटरेस्टेड है तैयारियों में, तो आप उन्हें और ऐड करते जाइए। अपनी कम्युनिटी अपन बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। रेडी अकावत, आपको कैसा लग रहा है क्लास में? सही लग रहा है सर। विद्धि इज नॉट अवेलेबल। हर्षल को मजा आ रहा है ना क्लास में? हर्षल का कभी मुझसे इंटरेक्शन नहीं हुआ ना? यस सर। चलो अच्छा नहीं, ठीक है। राजेश तुम्हें कैसा लग रहा है?
जोरदार सर, मैं जोरदार जोरदार सर, मजा आ रहा। अरे तने ऑफलाइन क्लास में घणो घणो बुलायो तो आयो ही नहीं। अरे ऑफलाइन क्लास में कॉलेज में नहीं आता था सर ये। चलो कोई ना है ना। देखो अभी ऑनलाइन क्लास तो ऑनलाइन है, लेते रहेंगे है ना। अब जल्दी हम वापस ऑफलाइन पे जाएंगे और वहीं पढ़ाएंगे बढ़िया। ठीक, चलो क्लास एंड करता है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हर्षल कुमार, हाँ भाई, बोलिए सर।